आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुतादिद कानून साजी के कामकाज पार्लियामेंट में फहरिस्त बंद। राज्यसभा में तातुल को दूर करने के लिए चेयरमैन ने आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की। कल भी तलब की गई थी मीटिंग। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग की करेंगे शरीक सदारत। अफवाज और फौजी तकनीकी ताउन पर करेंगे तबादला ख्याल। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञान वापी मामले की आज होगी समाअत। बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद केस की भी आज होगी समाअत। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। इस बार मौजू है हमारे हुकूक हमारा मुस्तकबिल। अभी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में इंसानी हुकूक के दिन की तकरीब में होंगी मेहमान खुसूसी। जम्मू कश्मीर समेत मगरबी हिमालयाई रियासतों में बर्फबारी के बाइस मैदानी इलाकों में सर्द तरीन लहर जारी। महकमे मौसमियात ने अगले 4 से 5 रोज तक सर्दी की लहर का इम्कान जाहिर किया। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुसलसल हंगामा राई जारी है। गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन के हंगामे के बाइस कार्रवाई कई बार मुलतवी करनी पड़ी। काबिल जिक्र है कि दोनों ऐवानों में बहुत से कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, रेलवे तरमीमी बिल 2024 और डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा, जबकि बैंकिंग कवानीन तरमीमी बिल 2024 को बहस और मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट के इजलास में हंगामा राई के दरमियान नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज सुबह 10:30 बजे अपोजिशन लीडर और सभी पार्टियों के सरकर्दा लीडरों को बातचीत के लिए बुलाया है ताकि तातुल को दूर किया जा सके। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर ने आज होने वाली मीटिंग पर इत्तेफाक राय किया है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कल इस मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग की। उन्होंने राज्यसभा में लीडर और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात में ऐवान के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अपने रूस के दौरे के तीसरे दिन आज हम मनसब एंड्री बेलोसोव के साथ भारत रूस बैन फौजी और फौजी तकनीकी ताउन पर सरकारी कमीशन की मीटिंग की शरीक सदारत करेंगे। मॉस्को में होने वाली मीटिंग में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी, सनती ताउन और दिफा के शोबों में कसीर जहती ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा और इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के असरी इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS तुशील को कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया। INS तुशील जंगी जहाज रूस के कलिनिंग्राद में भारत पहुंचाया गया। राजनाथ सिंह ने INS तुशील के कमीशनिंग को भारत की बढ़ती हुई समुद्री ताकत का गैर मामूली सबूत करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में भारतीय बिरादरी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां आलमी सतह पर हर मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है, तो वहीं भारत में मुसलसल 3 बार से एक मुस्तहकम हुकूमत बन रही है, जिससे भारत की तरक्की की रफ्तार को तेज करने में मदद मिल रही है। और वाक़े वजूखाने का सर्वे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाने के मुतालबे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी और इससे कबल 21 नवंबर को होने वाली समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। दरअसल हिंदू फरीक काफी अरसे से ASI से वजूखाने के सर्वे का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में हिंदू फरीक की तरफ से दायर अर्जी में शिवलिंग को छोड़कर बाकी वजूखाने का सर्वे करने का मुतालबा किया गया है। ताहम मुस्लिम फरीक और इसकी मुसलसल मुखालिफत कर रहे हैं। मुस्लिम फरीक की जानिब से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई है।
नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद केस की आज बदायूं कोर्ट में समाअत होगी। बदायूं की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत होनी है और आखिरी समाअत 3 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद इंतजाम कमेटी की जानिब से दलाइल के दौरान वकील ने केस को खारिज करने की अपील की थी। उनकी जानिब से दिए गए दलाइल में कहा गया था कि मुद्दई को दावा करने का हक नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले और इसके बाद वहां मस्जिद थी, मंदिर नहीं है। जबकि मुद्दई हिंदू महासभा के रियासती सदर मुकेश पटेल ने 2 अगस्त 2022 को दायर दरख्वास्त में दावा किया था कि जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर है, जिसकी आज अदालत में समाअत होनी है। मुंबई के कुर्ला में बाजार में एक बस बेकाबू हो गई, जिसने तकरीबन 30 अफराद को कुचल दिया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि 25 जख्मी हो गए, जिनमें से कई शदीद जख्मी हैं। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। यह हादसा मुंबई के कुर्ला इलाके में LBS रोड पर पेश आया है। मुंबई के कुर्ला में हुए सड़क हादसे पर जोन 5 के DCP ने ये इत्तला दी है कि इस हादसे में 25 अफराद जख्मी और 4 अफराद हलाक हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि जख्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि बस के ड्राइवर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। कुर्ला में बेस्ट बस वो अनकंट्रोल्ड हो गई और ड्राइवर ने कुछ व्हीकल्स को कुचल दिया। उसमें 25 लोग जख्मी हैं, 4 लोगों की डेथ हुई है। सभी इंजर्ड उनके ऊपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में शुरू है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को BST प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका RTO इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। BST बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके पास इंक्वायरी शुरू है। और ASI ने उन आसार कदीमा की इमारतों की फहरिस्त वक्फ कानून पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सामने पेश की है, जिस पर वक्फ बोर्ड का भी दावा है। ASI की ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल नंदनी भट्टाचार्य ने DD न्यूज को बताया है कि ASI ने तकरीबन 250 ऐसी आसार कदीमा की इमारतों की फहरिस्त JPC को पेश की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने भी अपनी बातें जो है JPC जो वक्फ और बनी उसके सामने अपनी बातें रखी हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्वाइंट DG पुरातत्व विभाग की नंदिनी भट्टाचार्य जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, एक मीटिंग हो चुकी है आपकी वक्फ पर बनी JPC के साथ, क्या रहा वहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में जितने मॉन्यूमेंट्स आते हैं जो वक्फ बोर्ड के पास में भी है या वक्फ बोर्ड के अंडर भी हैं, तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स का लिस्ट दिया उन्होंने JPC का। एंड वो लिस्ट हम लोगों को उसके हिसाब से करीब 250 प्रॉपर्टी उसमें आते हैं जो इनलिस्टेड है। अमासरा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, जो 1958 में फॉर्मुलेटेड हुआ था, इस एक्ट के तहत हम हर एक जगह पे ये डिसाइड करते हैं कि जो भी नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट है उसको हम अपने एज नेशनली इम्पॉर्टेंट सेंट्रल मॉन्यूमेंट हम डिक्लेयर करें या नहीं, एक नेशनल स्मारक उसको हम डिक्लेयर करें कि नहीं, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस डिक्लेयर करे कि नहीं। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं। अब 1995 के पहले बने हुए ऐसे बहुत, क्योंकि हमारे मॉन्यूमेंट्स अपने देश के बहुत पुराने हैं। ASI का अगर वक्फ बोर्ड से अगर कोई किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो क्या JPC सफिशिएंट है उस विवाद को हल करने, या इसके कोई आगे के रास्ते? क्योंकि पूरे देश का सवाल रहता है और कई ऐसे जगहें रहती हैं जहां पर कि आपस में प्रॉपर्टी किसकी है, किसका क्लेम है, इसको लेकर चर्चा रहती है। तो क्या JPC सफिशिएंट है या उसके आगे भी ASI ने सोचा है? भारत सरकार के बनाए हुए जितने भी हमारे पास में डिपार्टमेंट्स है, वो ये बोलने में कम से कम मैं आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू ये बोलने के लिए कि किसी विवाद के कंडीशन में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पर मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हमारे जितने भी स्मारक हैं, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं
under the Act of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains. तो ये थे जॉइंट डायरेक्टर डीजी नंदिनी भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से जो वक्फ पर जेपीसी बनी है उसको लेकर क्या रुख रहने वाला है एएसआई का और किस प्रकार से उन्होंने अपने विषय को रखा है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हुकूक के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के एलामिये की याद में हर साल 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1948 में इंसानी हुकूक के आलमी एलामिये को अपनाया और इसे नाफिज किया था। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका मयार के तौर पर अपनाया गया। इस साल इंसानी हुकूक के दिन का मौजू है हमारे हुकूक हमारा मुस्तक़बिल अभी। इससे एतमाद को मज़ीद तक़वियत मिलती है। इसका मकसद इंसानी हुकूक सिर्फ एक उम्मीद ही नहीं है, बल्कि अफराद और बिरादरियों को बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर के लिए बाइख्तियार बनाने का एक अमली ज़रिया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में मनाए जाने वाले इंसानी हुकूक के दिन की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगी और अपने क़याम के बाद से कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के 23.14 लाख से ज़्यादा मामलात दर्ज किए हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन के लिए 256.57 करोड़ रुपए की इमदाद की सिफारिश की है। इंसानी हुकूक के दिन की तकरीब के बाद जहनी सेहत के देखभाल, क्लासरूम से काम की जगह तक कशीदगी से मुतालिक नज़्म के मौजू पर एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 7वें एडिशन का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल मीडियम के जरिए इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। पिछले एडिशनों की तरह तलबा 17 में से किसी भी उन्वान पर इख्तराई ज़ुमरे में अपने ख्यालात पेश करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 7वें संस्करण की शुरुआत बुधवार से देश भर के 51 सेंटर यानी 51 केंद्रों पर होने जा रही है। यह पहली बार है जब 240% बढ़ोतरी दर्ज की गई है आंतरिक हैकाथॉन्स में, जो कि इंस्टीट्यूट लेवल पर कराई जाती है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन एक मुल्क गिर पहल है जिसका मकसद तलबा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश चंद अहम मसाइल को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करके मौजुआत की जिद्दत और मसाइल को हल करने की जहानत के अमल को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 के अजीमुल शान फिनाले में नौजवान इख्तराकारों के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज़ायद तलबा की टीमें हिस्सा लेंगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मौजूद इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आइडिया जनरेशन के लिए कि अलग अलग युवा अपने संग बना के जब इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो अपनी आइडियाज़ इसमें रखते हैं और वो सिर्फ आइडियाज़ रख नहीं रहे, तो उस आइडिया को आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे उसके अलग अलग पैतरे आजमाने का कोशिश करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है और ये मेरे लिए एक बहुत गर्व का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस से मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखने की अपॉर्चुनिटी मिली और एक प्रॉब्लम को अलग अलग नजरियों से देखने का स्किल मैंने इससे सीखा। इंस्टीट्यूट की सतह पर स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 में 86,000 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। इन इदारों की तरफ से कौमी सतह के मरहले के लिए तकरीबन 49,000 तलबा की टीमों की शमूलियत रही है, जिसमें 6 तलबा और 2 सरपरस्त शामिल हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 के लिए 54 वजारतों, महकमों, रियासती हुकूमतों, PSU और सनतों के जरिए 250 से ज्यादा मसाइल पर आइडियाज पेश किए गए हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 ये एजुकेशन मिनिस्ट्री और AICTE इनका काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी उत्तेजन पूर्वक है और उसके वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी हम बात कर सकते हैं, उनके जो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनके पास जो एक एपेटाइट है और उनके पास सोच है, वो सब सोच हम लोग काफ़ी अच्छे उद्देश्य के लिए काम आ सकता है।
स्मार्ट इंडिया हैकाथन ने भारत के इख्तराई मंजरनामे पर गहरा असर डाला है, जिससे तलबा और पेशेवर अफराद को हकीकी दुनिया के चैलेंजों को हल करने के लिए बाइख्तियार बनाना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन से जुड़े जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अब तक 100 से ज़्यादा स्टार्टअप तैयार किए हैं, जो कि दर्शाता है कि किस तरीके से ये हैकाथन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव बनाता है। अपने सहयोगी स्वप्निल के साथ में योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और शंभू बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज जारी है। सरहद पर जारी किसानों के एहतजाज से आम लोगों के साथ साथ ताजिरों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सड़क बंद होने की वजह से अंबाला के ताजिरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ताजिरों का कहना है कि अंबाला में बनने वाली साइंस का साजो सामान मुल्क और बैरून मुल्क बरामद किया जा रहा है और सड़कों से राब्ता मुनक़ता होने के बाद से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल के लोग जो सामान परचेज करने आते थे वो बिल्कुल नहीं आ रहे ड्यू टू दी बंद ऑफ रास्ता। जो आपका रास्ता बंद हुआ है जीटी रोड के ऊपर, उन लोगों को घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आते। इससे हमारे जो बिजनेस है काफी फर्क पड़ा है। जो हमारा इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, जो हमारा 100 करोड़ का काम करते थे हम नॉर्थ इंडिया से, ठीक है जी, वो सारा रह गया 10 करोड़ रुपए। कार्टेज अलग बढ़ गई है। उसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो डबल हो गई है। जो ये काम 1 घंटे में हो रहा है 3 घंटे में हो रहा है। ये शंभू बॉर्डर के बंद होने से जो व्यापारियों का आवागमन है वो इफेक्ट करता है। लोगों को घूम के आना पड़ रहा है। कहीं आते हैं, कहीं नहीं भी आते, अवॉइड कर जाते हैं कि यार क्या करेंगे आके, और इस कारण से बिजनेस पे असर पड़ रहा है। कई अबाउट 70 to 80% बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है। कस्टमर्स जो हमारी तीनों स्टेटें हैं, पंजाब की, हिमाचल की, J&K की, उधर ट्रांसपोर्टों से माल जाता है, वो बहुत लेट पहुंचता है। पंजाब बैरियर पे, शंभू बैरियर पे जो नाकाबंदी हुई है, जो किसानों का धरना प्रदर्शन है, उसकी वजह से हमारे अंबाला की साइंटिफिक मार्केट, सर्जिकल मार्केट और अदर जो मार्केट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से जो लोकल लोग जलंधर से, लुधियाना से, हिसारपुर उधर से आते थे, जो डेली पे सर्जरी करते थे, वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से नियर अबाउट अंबाला एसोसिएशन के कारोबार पर 70-75% का जो कारोबार होता था वो घट गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बीमा सखी खवातीन करियर एजेंट योजना का आगाज किया। इस मौके पर बीकानेर की खवातीन करियर एजेंट और मुमकिना खवातीन एजेंट्स को भी प्रोग्राम में अमली तौर पर शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत खवातीन को 3 साल तक तरबियत दी जाएगी। उन्हें तरबियत के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा। तरबियत के बाद खवातीन इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम कर सकेंगी। मरकजी हुकूमत की इस स्कीम का मकसद खवातीन को खुद इन्हिसार बनाना है। ये आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने पानीपत से इस योजना का शुभारंभ किया है और इसमें निगम ने ये लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 लाख बीमा सखी को नियुक्त किया जाए और इसके अंदर प्रथम 3 वर्षों में 7,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे वर्ष में प्रति माह 5,000 रुपये का ये प्रतिदान उनको दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में। मुझे आज बीमा सखी योजना के बारे में जानने का मौका मिला। इससे महिलाओं के विकास के लिए बहुत अच्छा योगदान मिलेगा और इसके बारे में मैंने जितना जाना है उसमें बताया गया है कि महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये प्लस उसके साथ उन्हें जो भी पॉलिसी करवाते हैं उस पे जो बेनिफिट मिलेगा वो भी अलग से मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे जिनमें ये बीमा सखी योजना जो चालू की है वो महिलाओं के रोजगार बनने के लिए जो किए, ये हमने आज तक पहले कभी नहीं देखी है। नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत ही अच्छा और सस्त बीमा का जो किए हैं वो बहुत ही अच्छा किया है।
और जम्मू कश्मीर समेत मगरबी हिमालयाई रियासतों में चोटियों पर शदीद बर्फबारी ने पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में सर्दी में इजाफा कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी पीर को 6.7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और सोनमर्ग के साथ साथ दूध पथरी में भी सफेद चादर फैली हुई है। राजदान में बांदीपुरा, गुरेज रोड और साधना टॉप पर कुपवाड़ा और रोड ब्लॉक के लेह में सबसे सर्द रहा, जहां आपको बता दें कि कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुफरी और लाहौल स्पीति में भी दोपहर एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। फिसलन की वजह से अटल टनल रोहतांग को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। पीर की सपहर बलाई शिमला के लिए ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है, लेकिन लाहौल का मनाली से राब्ता अभी तक मुनक़ता है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात ने आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के माहिर और सरमायाकार हिंदुस्तान के हवाले से बहुत ही पुरजोश हैं। हिंदुस्तान ने कई अच्छे रिफॉर्म किया है। तो कल जो तकरीब हुई थी उसमें जो बातें वज़ीर आज़म ने कही हैं उसी को अपने अखबारात की सुर्खी बनाया है। उन्होंने कहा है कि हर शोबे और हर तबके में नजर आ रही है हिंदुस्तान की तरक्की। हरियाणा में बीमा सखी योजना शुरू की गई है, जिसके बाद अब 3 साल तक इन तमाम सखी खवातीन को वजीफा मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इंसानी हुकूक के दिन की तकरीब से आज खिताब करने जा रही हैं। ये खबर भी अखबार में शाया हुई है और उसी के साथ साथ एक छोटी खबर भी इसमें है कि यूपीएससी मेंस इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए हैं। कश्मीर के हवाले से यहाँ पर खबर है, कश्मीर में मुतादिद मकामात पर पारा -20 डिग्री पहुँच गया है और दिसंबर के शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी के आसार अब नजर आने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद कई तरह के इंकशाफ हो रहे हैं और वहाँ ज़ेर ज़मीन की जेलें हैं उसमें एक खौफनाक मंजर नजर आए हैं। जब उन जेलों को तोड़ा गया तो वहां पर यह पाया गया कि अंधेरी कोठरी में जहां पर कहीं रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर कई अफराद को कैद किया गया था और उनके जो लवाहिकीन हैं वो उनको ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचे। इस तरह के मंजर वहां पर देखे गए। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं, जहां शाम में बगावत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वो शामी अवाम का बेहतरीन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि शामी अवाम को एक ऐसे मुस्तकबिल का इंतखाब करना चाहिए जो हमागीर हो और अक़लतों के हुकूक का मुकम्मल एहतराम करे। उन्होंने कहा कि शाम की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाएगी। पनाह गुज़ैरों की वापसी के बारे में पूछे जाने पर स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि जो लोग वतन वापस आना चाहते हैं उन्हें पूरे वक़ार के साथ ऐसा करने की इजाज़त दी जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा हमेशा बना रहेगा। गोलान की पहाड़ियों पर तकरीबन 60 साल से शाम का कब्जा है। कल यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 1981 में इजराइल के गोलान पर कब्जे को मंजूरी दी गई थी। इतवार को शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद नेतन्याहू ने अपनी फौज इस इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए कहा था। काबिल जिक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इलाके को शाम का हिस्सा तस्लीम किया है। फिलिपाइन के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकोनोलॉजी और सेस्मोलॉजी के मुताबिक पीर की सपहर वस्ती फिलिपाइन में एक आतिश फिशा फटा
और जिससे धुएं का एक बहुत बड़ा शोला निकला जो आतिशफिशा के अखराज से 3000 मीटर ऊपर पहुंच गया। इदारे ने खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में ये बड़े धमाके में तब्दील हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने आतिशफिशा की चोटी के 6 किलोमीटर के अंदर रहने वाले रिहायशियों को इनखला का मशवरा दिया है। आतिशफिशा फटने की वजह से तकरीबन 87,000 लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। अफ्रीकी मुल्क घाना के साबिक सदर जॉन ड्रामानी महामा ने हफ्ते को सदारती इंतखाब जीतने के बाद अपनी जीत के खिताब में गवर्नेंस, इस्लाहात और कौम की तामीर और तरक्की के तय इक़दामात का वादा किया। 8 साल तक मुल्क की पोजीशन की क़यादत करने के बाद उनकी इक़्तिदार में वापसी यकीनी हो गई है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि महामा ने 276 में से 267 हल्कों के आर्जी नताइज की बुनियाद पर 56.55% वोट हासिल किए हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।